अम्बेडकर रत्न मंडल संघ के स्थापना दिवस के अवसर पर उपस्थित इसके संस्थापक आदरणीय केदार पासवान जी, मंडल संघ के नेतागण एवं उपस्थित साथियों, आज बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस मनाया जा रहा है। गजेंद्र मांझी जी ने कहा कि देश में दो ही लोगों का परिनिर्वाण दिवस मनाया जाता है, एक गौतम बुद्ध का और दूसरा अम्बेडकर का। सवाल यह नहीं है कि इस विचारधारा के लोग किसको मनाते हैं। आप जाकर बीजेपी के पोस्टर में आप देखिएगा, जदयू के पोस्टर में देखिएगा, आरजेडी के पोस्टर में देखिएगा, तो वे लोग पुण्यतिथि मनाते हैं। डॉक्टर अम्बेडकर की भी पुण्यतिथि मनाते हैं। लेकिन जो सामाजिक कार्यकर्ता लोग हैं, जो सोशल एक्टिविस्ट है, जो अम्बेडकरवाद को मानने वाले लोग हैं, वही सिर्फ परिनिर्वाण दिवस मनाते हैं। कहीं आप देखिएगा तो परिनिर्वाण दिवस वही लोग मनाते हैं जो अम्बेडकर को मानने वाले हैं, जो संविधान को मानने वाले लोग हैं। और दूसरे लोग अभी जो हिंदू का विचारधारा, हिंदुत्व विचारधारा है, हिंदुत्व का जो शब्द है, उस शब्द को वो लोग मनाने का काम करते हैं और पुण्यतिथि के रूप में उसका इस्तेमाल करते हैं। दूसरी बात, सभी लोगों ने कहा कि बाबा साहब का मूल मंत्र जो इसमें लिखा हुआ है, शिक्षित बनो, संगठित करो, संघर्ष करो, प्रायः सभी लोगों ने इसको कहा, लेकिन ये आपका नारा ही गलत लिखा हुआ। मैं आपको बता रहा हूं, जब गलत नारा लेके आप चलिएगा तो आगे नहीं बढ़िएगा। बाबा साहब का नारा आप लिखिएगा, इंग्लिश में लिखा हुआ है, एजुकेट, एजिटेट, अनऑर्गेनाइज। ऑर्गेनाइज बाद में है। और बाबा साहब ने जो नारा लिया है गौतम बुद्ध से लिया है। जो गौतम बुद्ध का जो मूल नारा था, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, मतलब संघ का बाद में है। कहने का मतलब है कि जब आप संघर्ष करेंगे किसी इश्यू पर, किसी इश्यू को उठाएंगे, किसी मुद्दा को उठाएंगे, जब संघर्ष करेंगे तो संघर्ष के दौरान जो आपसे सहमत होगा, जो आपके पास से सहमत होते जाएगा, वो आपके साथ जुड़ते चला जाएगा और आपका संगठन बनते चला जाएगा। ये दरअसल मानने के गौतम बुद्ध का जो मूल मंत्र है, उसी को बाबा साहब ने लिया है। इसको सुधार करने की जरूरत। दूसरे में कहा कि बाबा साहब का मूल मंत्र मान ले क्या था, तो भिन्न भिन्न तरह की बात आती है, लेकिन बाबा साहब का अंतिम लक्ष्य क्या था, बाबा साहब अंतिम रूप से क्या चाहते थे, ये चीज को आज तक हम लोग नहीं समझ पाए। समाज दिग्भ्रमित है, समाज पूरी तरह से दिग्भ्रमित है। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई धर्म बदलने के लिए कहता है। बाबा साहब का अंतिम लक्ष्य धर्म का मतलब है, संविधान में जो व्यवस्था उन्होंने किया था, संविधान में उन्होंने क्या व्यवस्था किया था, कैसे समाज बदलेगा, कैसे समानता आएगा, कैसे स्वतंत्रता आएगा, कैसे बंधुता आएगा, ये डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान में तो बता दिया, रास्ता दे दिया। हमारे लोग इस चीज को नहीं समझते, नहीं समझ रहे अभी भी। लेकिन जो आपके दुश्मन है वो भली भांति समझता है। जिसको आप दुश्मन समझते हैं, आप सभी लोग, हम लोग जानते हैं कि हमारा दुश्मन कौन है। जो दलित वर्ग के लोग हैं, पिछड़ा वर्ग के लोग हैं, सभी लोग समझ रहे हैं कि हमारा असली दुश्मन कौन है और संविधान का असली दुश्मन कौन है। और संविधान में किस चीज का सबसे ज्यादा विरोध हो रहा है। जिस चीज को आप समझ जाएंगे, इतना समझ जाएंगे, तो बाबा साहब का कर्मा आगे बढ़ जाएगा और आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। इससे सबसे बड़ा किस चीज का विरोध हो रहा है, आरक्षण का विरोध होता है, प्रतिनिधित्व के अधिकार का विरोध होता है। कहीं भी आप सवर्ण समाज के चले जाइए, गरीब से गरीब और अमीर से अमीर यही कहता है कि आरक्षण को खत्म कर देना चाहिए, आरक्षण को खत्म कर देना चाहिए। मतलब उस वर्ग को सबसे ज्यादा परेशानी आरक्षण से है। वो लोग महसूस करता है कि डॉक्टर अम्बेडकर जो आरक्षण की व्यवस्था किया, जो प्रतिनिधित्व का व्यवस्था किया, ये गलत है, इसी का विरोध होता है। क्यों?
क्योंकि वो वर्ग जानता है कि प्रतिनिधित्व का मतलब क्या होता है, प्रतिनिधित्व का क्या महत्ता है, क्या अस्तित्व है, क्या महत्व उसका है, ये वो वर्ग जानता है। और जानता है कि जिस दिन ये खत्म हो गया, पूरी तरह पहले की तरह उनका वर्चस्व सारा चीजों पर हो जाएगा। आज तो न्यायपालिका पर उनका वर्चस्व है ही, कार्यपालिका पर ही वर्चस्व स्थापित करने का कोशिश हो रहा है, न्यायपालिका पर है ही, विधायिका पर मान लीजिए कि जो है उसमें महिला का जो आरक्षण के नाम पर जो किया जा रहा था वहां पर व्यवस्था मान लीजिए हो रहा है। तो सीधा ये समझना है कि व्हाट इज प्रतिनिधित्व, व्हाट इज रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या होता है। तो आज तो रिप्रेजेंटेशन का लाभ भी हम लोग को नहीं मिल रहा, रिप्रेजेंटेशन का जो लाभ मिलना चाहिए आप SC ST OBC को नहीं मिल रहा है। इसके बावजूद भी आज 1%, 1.5%, 2% लोग जो अच्छी स्थिति में दिखलाई दे रहे हैं, बढ़िया कपड़ा पहन रहे हैं, अच्छा भोजन कर रहे हैं, ड्यू टू रिजर्वेशन, जबकि रिप्रेजेंटेशन का काम नहीं कर रहे हो, समाज के लिए रिप्रेजेंटेशन नहीं दे रहे हैं, उनको नहीं देने दिया जा रहा। जिस दिन रिप्रेजेंटेशन समाज का मिलने लगेगा, डॉक्टर अंबेडकर ने जो संविधान में व्यवस्था किया, डॉक्टर अंबेडकर मूल चीज यही दिया है और दूसरा कुछ दिया हुआ नहीं है। मूल चीज यही दिया है कि अपना तुम रिप्रेजेंटेशन प्राप्त करो, साधारण पहले प्राप्त करो, जब साधारण प्राप्त कर लेगा उसके बाद तुम सक्षम और निर्णायक प्रतिनिधित्व प्राप्त करेगा। और जिस दिन ये चीज हो गया तो आपके समाज के साथ जो कमजोर वर्ग है उसके साथ बेईमानी रुक जाएगा, भेदभाव रुक जाएगा, अन्याय रुक जाएगा। आप सुनते होंगे UPSC का जो रिजल्ट निकलता है तो आप देखेंगे कि रिटेन में SC ST के बच्चों का अधिक नंबर आता है, भाईभा में कम आता है, क्योंकि आपका वहां भाईभा में आदमी नहीं रहता। तो इसी तरह से कहने का मतलब कि एक छोटा सा उदाहरण है, उसी तरह से पूरे क्षेत्र में आप जाएंगे तो हर एक जगह रिप्रेजेंटेशन की व्यवस्था डॉक्टर अंबेडकर ने किया है। और आपके जो दुश्मन है, जो संविधान विरोधी है, वो सबसे पहले अटैक करते हैं रिप्रेजेंटेशन पर, और हम लोग जो है दूसरे पर आरोप लगाते हैं, मूल चीज को छोड़ देते हैं, आरोप लगाते हैं कि जो बड़े चढ़े लोग हैं किसी को मदद नहीं करते हैं। बाबा साहब ने किसी को मदद किया था क्या? इंडिविजुअल बाबा साहब ने किसी को इंडिविजुअल मदद किया था क्या? बाबा साहब ने स्वयं एजुकेशन प्राप्त किया, शिक्षा ग्रहण किया, समझदारी पाया और उसके बदौलत उन्होंने संविधान में व्यवस्था किया। डॉक्टर अंबेडकर ने 14 लोगों को विदेश पढ़ने के लिए भेजवाया कि मेरी ही जैसा पढ़ के सब जाएगा वहां, अब पढ़ के आएगा और समाज का यहाँ काम करेगा। लेकिन जो 14 आदमी गया वहां से, पढ़ कर आया, शिक्षा प्राप्त किया, सब कुछ सीखा, लेकिन सामाजिक काम में नहीं लगा, नौकरी में लगा। तो जिस काम से डॉक्टर अंबेडकर उनको भेजा था वो काम वो लोग नहीं किया। इसीलिए डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं, लिखा है कि हमें हमारे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया, जिन पर उन्होंने भरोसा किया। हम किसी को क्यों मदद करेंगे? कोई किसी को मदद नहीं करेगा। ये लोगों को झुठलाने का, समाज को दिग्भ्रमित करने का और गरीबों को ठगने का इदारा लगाया जाता है कि गरीब को कोई नहीं करता। कौन करेगा भाई? कोई किसी को नहीं करेगा। अपना बाप का बाल बच्चा अपने बाल बच्चों को करिएगा। सिर्फ ये चीज डॉक्टर अंबेडकर ने व्यवस्था किया कि किसी के बच्चों के साथ जाति के आधार पर अन्याय नहीं हो, भेदभाव नहीं हो, बेईमानी नहीं हो। जिसको ताकत मिल जाएगा अपन से आगे बढ़ जाएगा, सारा सुविधा मालिक उसको हो जाएगा। जो बेईमानी से अगर जो रुकता है वो नहीं रुकेगा। कहने का मतलब ये हुआ कि मूल चीज को छोड़ के हम लोग कहते हैं अपने बाल बच्चा को कोई करता है क्या? 4 बच्चा है, सबके सक्षम है क्या? बहुत आदमी गरीबी में हालत में एक बच्चा को पढ़ाता है, 3 को नहीं पढ़ा पाता। तो ये मानने की स्थिति है। तो कहने का मतलब कि ये दिग्भ्रमित करने वाला बात है, कोई किसी को मदद नहीं करेगा। आप सोशल इश्यू पर आगे बढ़िए, सामाजिक मुद्दा पर आप आगे बढ़िए और सामाजिक के लोगों को यूनाइट करिए। कहिए कि भाई हमारे साथ अभी बिहार में क्या हो रहा, देश में मोदी जी ने क्या क्या कर दिया भाई, EWS आरक्षण कर दिया। EWS आरक्षण का मतलब समझते हैं क्या हो गया? मतलब जिनका ऑलरेडी वर्चस्व है,
न्यायति पर ये आपको कहते हैं कार्यपालिका में, उनके वर्चस्व को और अधिक मजबूत करने के लिए ईडब्ल्यू सारा से किया गया, ताकि वहां जो हो वो जो चाहेगा वही कहेगा, 50% से ज्यादा उसका मेजोरिटी रहेगा, जब जैसा चाहेगा वैसा निर्णय लेगा, आप कम रहिएगा, आपके पक्ष में कुछ नहीं, पक्ष भी छोड़ो ना, आपके साथ न्याय भी नहीं होगा। इसीलिए उसकी व्यवस्था न्यायपालिका में तो आप देख रहे हैं सारा चीज हम लोग करते हैं यहाँ पर, कोर्ट में जाके वहां खत्म हो जा रहा है, क्योंकि वहां आप है नहीं, आपका प्रतिनिधित्व जीरो है वहां। तो जहां आपका प्रतिनिधित्व जीरो रहेगा, आपके साथ अन्याय होगा, बेईमानी होगा, कोई ताकत उस बेईमानी को नहीं रोक सकता। अगर एक जात का चमार को ही बैठा दीजिए 100 पदों पर, वो बेईमानी करेगा। बैलेंस्ड, संविधान में लिखा हुआ बैलेंस्ड, समुचित प्रतिनिधित्व, किसी का वर्चस्व नहीं। लेकिन हम लोग क्या करते, वर्चस्व स्थापित करने का कोशिश में सब लोग लग जाता है। बिहार सरकार मान ली है किसका वर्चस्व स्थापित करने में लगा भाई। एमएलसी में आपको रिजर्वेशन नहीं है, हो कोई एमएलसी शेड्यूल कास्ट का, मात्र 3 को है। राज्यसभा में 16 को बिहार से सीट है, कितना शेड्यूल कास्ट है, एक भी नहीं। किसकी सरकार, किसका ज्यादा है विधायक, राजद का, जदयू का, बीजेपी का। लोग कहते हैं कि हम समाज के लिए, दलितों के लिए सबसे बड़ा हितैषी हैं। संवाद हुआ, भीम संवाद, भीम संसद लगा, कोई पूछा कि आपने 75 जो विधान परिषद का सीट है उसमें एक को क्यों आपने भेजा है। इससे आप समझ सकते हैं कि आपका हितैषी कोई नहीं, कोई नहीं है, कोई पार्टी आपकी हितैषी नहीं है, इसलिए कि आप कमजोर हैं। आप कमजोर इसलिए हैं कि किसी के बातों में आप आ जाते हैं, तुरंत किसी के बातों में आ गए, लगे बोलने वही बात, रिपीट कर लिए, दिमाग में बैठा लिए, वही बात बोल रहे हैं। अब बताइए कि जिस तरीका से नीतीश कुमार ने बिहार में दलित महादलित बनाया, उस समय अगर विरोध हो गया रहता, आज दिक्कत नहीं होता। उसी को आधार लेके मैं बता रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट में जो केस चल रहा है, वहां पर यही मामला बार बार मोदी की सरकार और सुप्रीम कोर्ट ये साबित करने में लगा हुआ है कि दलितों वर्ग में जो क्रीमी लेयर है उसको हटाइए। ये लगा हुआ है, बार बार कोशिश कर रहा है, कभी 5 जज के यहां भेजता है, कभी 7 जज भेज के फिर वहां से लौट के आ जाता है। वजह यह है कि डॉक्टर अम्बेडकर ने इतना मजबूती से आपका पक्ष रख के गए हैं कि उसमें कोई कुछ कर नहीं सकता, नहीं हो पा रहा। डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि अनटचेबिलिटी को कैसे बांटोगे, अमीरी गरीबी के आधार पर शेड्यूल कास्ट का है क्या नोटिफिकेशन, अनटचेबिलिटी के आधार पर है, और अनटचेबिलिटी को कैसे बांटोगे, किसके साथ कम अनटचेबिलिटी हुआ, किसके साथ अधिक अनटचेबिलिटी हुआ। ओबीसी का बात अलग है, ओबीसी में सोशली बैकवर्डनेस है, आर्थिक रूप से बैकवर्डनेस है। उसके बाद मान लेंगे उसको ये नौकरी पेशा मान लेंगे, प्रतिनिधित्व का बात है। हमारी लिए तो सिर्फ अनटचेबिलिटी था शेड्यूल कास्ट के लिए, उसको बटा ही नहीं जा सकता है, बट ही नहीं सकता है कभी। अब उसका आर्थिक रूप से जो कमजोर आदमी, तो आर्थिक रूप से उसको मदद करके आगे बढ़ाने का बात उस संविधान में है, उसको आर्थिक प्रोटेक्शन दीजिए, आप समाज देगा, सरकार देगा। आपका पैसा, एसीपी का राशि, कितना पैसा निकलता है, डॉक्टर अम्बेडकर व्यवस्था करके गए कि जो बजट बनेगा तो शेड्यूल कास्ट का, शेड्यूल ट्राइब का जितना संख्या है, संख्या के अनुपात में उनका राशि निकाला जाएगा और उस राशि से इनका शैक्षणिक और आर्थिक विकास पर ध्यान दिया जाएगा। बताइए, आपको मालूम होगा, आप लोगों ने पढ़ा होगा, बिहार सरकार ने क्या किया, अब बच्चों को स्कॉलरशिप बंद कर दिया, आप सुने होंगे, नहीं दिया, कारण पैसा नहीं है, और उस पैसा को कहां खर्च कर दिया, उस पैसा को खर्च कर दिया नाला बनाने में, सिंचाई के काम में, बिल्डिंग बनाने में, ऊर्जा विभाग को दे दिया। और कहा कि मान लीजिए ऊर्जा विभाग में जो बिजली जो बन रहा है, चाहे हो रहा है, उसमें शेड्यूल कास्ट के लोग नहीं लेता, 5% लेता है ना, उससे हमको क्या मतलब है भाई, उससे हमको क्या मतलब है। हमारा जो राशि, अगर उस राशि को
शेड्यूल कास्ट को खर्च करता, छात्रों के लिए स्पेशली स्कॉलरशिप की व्यवस्था हर एक जगह कर देता, उसको पैसा को उद्योग, लोगों को उद्योगपति बनाने में लगा देता, ठेकेदार बनाने में उस पैसा का उपयोग करते कि हम आपको पैसा दे रहे हैं, आप ठेकेदारी मान लीजिए करिए, उसमें प्रोटेक्ट मान लीजिए कर देता, तो आज शेड्यूल कास्ट का ही स्थिति रहता। तो हम लोग बात को समझते नहीं है, देर से समझते हैं। जैसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को हम लोगों ने कितना दिन बाद समझा, 55 में 56 में उनका डेथ हुआ, संविधान 50 में लिख दिया, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर को लोगों ने तो मार दिया था, कहीं कोई चर्चा थी? तो 50-40 साल के बाद तो हम लोग समझे कि डॉक्टर अंबेडकर कौन थे। इतना पीछे हम लोग चल रहे हैं, इतना पीछे चल रहे हैं, तो इसलिए अपडेट होना पड़ेगा। और डॉक्टर अंबेडकर का जो मूल उद्देश्य था उसके तरफ बढ़ना पड़ेगा। आए बाएं दाएं करने की जरूरत नहीं है, उसको मुद्दा बना के चलना पड़ेगा कि शेड्यूल कास्ट का प्रतिनिधित्व जहां नहीं है वहां बेईमानी है, जहां प्रतिनिधित्व आपका रहेगा मजबूत वहां बेईमानी नहीं होगा, वहां आप आगे बढ़ने में आपको कोई रोकेगा नहीं। जैसे उदाहरण के तौर पर कहता है कि जो आप इतिहास पढ़िएगा, डॉक्टर अंबेडकर ने जो SC ST OBC के लिए जो खासकर SC ST का जो व्यवस्था किया, उसको क्या आधार था? यही ना आधार था। और रिप्रेजेंटेशन क्यों दिया? यही आधार था कि हिंदुत्व धर्म जो है, हिंदू धर्म के संचालन जो अनटचेबल्स लोग, इनका कोई प्रतिनिधित्व नहीं था, जीरो था। OBC का प्रतिनिधित्व जीरो था। तो जब आपका वहां हिंदुत्व धर्म के संचालन में, हिंदू धर्म को बनाने में, हिंदू धर्म कैसे चलेगा उसके संचालन में आपके लोग नहीं थे, और जब आपके साथ नहीं थे तो सारा काम आपके विरुद्ध हुआ। तो जो विरुद्ध हुआ उसी का असर आज दिखाई दे रहा है कि आज भी आप पिछड़े हुए। तो डॉक्टर अंबेडकर तो नस को पकड़ लिया, तो नस पकड़ा के प्रतिनिधित्व का भाव में ही सब हुआ। इसलिए SC ST को कम से कम का प्रतिनिधित्व पूरा करो, सब प्रतिनिधित्व दो, सक्षम प्रतिनिधित्व, निर्णायक प्रतिनिधित्व। लेकिन हम लोग इस चीज से अभी दूर हैं, आलतू फालतू काम में ज्यादा दिमाग लगा रहे हैं और ज्यादा माने कि दूसरे चीज को कर रहे हैं, जिसका नतीजा हुआ कि आज भी हम लोग पिछड़े हुए हैं और हमारे साथ न्याय नहीं हो रहा है, हम अन्याय रोकने में सक्षम नहीं हो पा रहे। तो साथियों, मेरी अपील है, मेरा संदेश यही है कि मूल चीज को समझना होगा। जब तक मूल चीज की ओर हम नहीं लौटेंगे, नहीं समझेंगे, तो हमारी समस्याओं का निदान नहीं होगा। और हमारी समस्याओं का निदान संविधान में, समस्या भी है, समस्याओं का कारण भी लिखा हुआ है और उसका निदान भी संविधान में ही हुआ है और बाबा साहब ने लिखित अपने ज्ञान के बदौलत किया है। तो इसलिए यहाँ ज्ञान की जरूरत है। ज्ञान को बाबा साहब एक आदमी इतना बड़ा कर दिया, बहुत से ज्ञानी वाले जो पढ़े हुए हैं उस ओर नहीं पढ़ रहे हैं। ज्ञानी लोग अपने अपने फेर में पड़ गए आज भी। तो इसलिए साथियों, आज बस इतना ही। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।